रायपुर। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शहरी गैस वितरण नीति को हरी झंडी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा और पाइपलाइन के जरिए गैस की आसान व तेज आपूर्ति संभव हो सकेगी। इस पहल से शहरी क्षेत्रों में आधुनिक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटन। कैबिनेट ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का फैसला लिया है। स्वेच्छानुदान से आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11,98,84,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी गई। ये सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत और सामाजिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है। 3 आईपीएस अधिकारियों को राहत। मंत्रिपरिषद ने 1988 बैच के 3 आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले और मुकेश गुप्ता के पदावनति डिमोशन आदेश को निरस्त कर दिया है। वर्ष 2019 में जारी आदेश का पुनर्विलोकन करते हुए इसे रद्द किया गया और संबंधित सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के व्यापक परीक्षण के बाद लिया है। रायपुर। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने से पहले कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक की खबरों को पूरी तरह निराधार बताया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दूसरी ओर शिक्षा मंत्री पेपर लीक से इनकार कर रहे हैं, जिससे सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं दिखती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी को बचाने की कोशिश कर रही है और मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। इसी बीच दीपक बैज ने सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र में एक गंभीर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सीतापुर में 4 आदिवासी बच्चियों में से 2 के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। उन्होंने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। बैज ने राज्य में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार और पुलिस इन्हें रोकने में असफल साबित हो रही है और इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजीबीएसई ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार दोनों ही कक्षाओं के परिणामों में सुधार देखने को मिला है, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। जारी आंकड़ों के अनुसार हाईस्कूल 10वीं का कुल पास प्रतिशत 77.15% रहा, जबकि हायर सेकेंडरी 12वीं में 83.04% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार परिणाम बेहतर रहे हैं, जिसे शिक्षा विभाग के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। खास बात यह रही कि इस वर्ष भी बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालकों को पीछे छोड़ दिया। दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से अधिक दर्ज किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। मंडल के अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा परिणाम को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से तैयार किया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद तेजी से रिजल्ट प्रोसेस पूरा किया गया ताकि छात्रों को जल्द परिणाम मिल सके। छात्र अपने परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद अब आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर विद्यार्थियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं परिणाम। महासमुंद की संध्या नायक ने किया टॉप, 99% अंक हासिल। महासमुंद। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नतीजों की घोषणा की। इस साल 10वीं कक्षा में 3 विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। इनमें संध्या नायक, परिरानी प्रधान और अंशुल शर्मा शामिल हैं। तीनों ने 594 अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। महासमुंद जिले की संध्या नायक ने 99% अंक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। वह एकलव्य इंग्लिश स्कूल अर्जुंदा की छात्रा हैं। अपनी इस सफलता पर संध्या ने खुशी जताते हुए इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। संध्या ने बताया कि उनके शानदार परिणाम से परिवार और शिक्षक बेहद खुश हैं।
उन्हें लगातार बधाइयों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के पीछे नियमित पढ़ाई और शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा है। अपने भविष्य को लेकर संध्या नायक ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। वो डिप्टी कमिश्नर बनना चाहती हैं और इसके लिए 12वीं के बाद CGPSC की तैयारी करने की योजना बना रही हैं। प्रदेश के अन्य 2 टॉपर परिरानी प्रधान और अंशुल शर्मा ने भी समान अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष के परिणामों में छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। रायपुर वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय DGGI रायपुर की टीम ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के केंद्र में MS सृष्टि कंस्ट्रक्शन नामक फर्म है, जिसके जरिए बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति के केवल कागजों पर फर्जी बिल जारी कर करीब 27.80 करोड़ रुपए की अवैध ITC का खेल संचालित किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन संगठित तरीके से किया जा रहा था, जिसमें कई फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन को वैध दिखाने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस पहले ही मुख्य आरोपी चंदन गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं जांच एजेंसियों ने रोहन तन्ना को इस सिंडिकेट का प्रमुख मास्टरमाइंड बताया है। पुराना अपराधी फिर सक्रिय नेटवर्क अधिकारियों के अनुसार रोहन तन्ना का आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2021 में भी वो लगभग 7 करोड़ रुपए की GST चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुका था। उस समय जमानत मिलने के बाद वो बाहर था और फिर से इसी तरह के फर्जीवाड़े में सक्रिय हो गया। करोड़ों का फर्जी लेन देन। प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि 17.18 करोड़ रुपए का अवैध लाभ सीधे सृष्टि कंस्ट्रक्शन के माध्यम से लिया गया। 10.62 करोड़ रुपए की फर्जी ITC अन्य फर्मों को ट्रांसफर की गई। DGGI अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य कारोबारियों और फर्जी कंपनियों की पहचान करने में जुटी है। संभावना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच एजेंसियां बैंक खातों, लेन देन और दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही हैं, ताकि इस फर्जी ITC नेटवर्क की पूरी कड़ी उजागर की जा सके। सक्ती छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां खेलते खेलते तालाब में डूबने से जुड़वा बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बाराद्वार थाना क्षेत्र के लवसरा गांव में 2 मासूम बहनें घर के पास खेल रही थीं। खेलते खेलते वे तालाब के पास पहुंच गईं और इसी दौरान पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गईं। आसपास मौजूद किसी को भी तुरंत इस घटना की भनक नहीं लग सकी। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने तालाब में दोनों बच्चियों के शव तैरते हुए देखे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत तालाब में उतरकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है। डोंगरगढ़ शादी समारोह के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटना में 20 वर्षीय योमिश सिन्हा की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। इसी दौरान आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तेजी दिखाते हुए एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। रायपुर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब हेलमेट पहनना केवल दोपहिया वाहन चालकों के लिए ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सहयात्री के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अपर परिवहन आयुक्त ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि आम लोगों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही बिना हेलमेट वाहन चलाने या पीछे बैठने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दोपहिया वाहन बेचने वाले शोरूम संचालकों को भी नियमों के दायरे में लाया गया है। यदि कोई शोरूम बिना हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करता है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग का कहना है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमेशा हेलमेट पहनकर ही यात्रा करें। रायपुर राजधानी के अमानाका इलाके में गोवंश के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आने के बाद देर रात जमकर हंगामा हुआ। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग पर गोवंश के साथ आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अमानाका थाना पहुंचे और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हंगामे के दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा, जिसे पुलिस ने समझाइश देकर नियंत्रित किया। पुलिस मामले की आगे जांच कर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक, जनगणना 2027 का काम है मुख्य वजह। रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध विशेष रूप से उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी ड्यूटी आगामी जनगणना 2027 के कार्यों में लगाई गई है। जनगणना कार्य की तैयारियों में जुटी सरकार केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2027 में प्रस्तावित 16वीं जनगणना के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राज्य प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में 1 मई से 30 मई तक सर्वेयरों द्वारा घर घर जाकर डेटा एकत्र करने का कार्य किया जाएगा। सामान्य तबादलों पर पूरी तरह पाबंदी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी का सामान्य परिस्थितियों में स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी अत्यंत अपरिहार्य या विशेष प्रशासनिक कारणों से तबादला करना अनिवार्य हो तो ही उस पर विचार किया जा सकेगा। कब तक प्रभावी रहेगा आदेश? राज्य शासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह प्रतिबंध तब तक प्रभावी रहेगा जब तक जनगणना 2027 का संपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो जाता। सरकार का उद्देश्य इस दौरान प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता और जनगणना प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करना है।